हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। कल हम लोगों ने फोर्स एंड प्रेशर स्टार्ट किया था, जहां पर मैंने आप लोगों को स्टार्ट करा था लॉज ऑफ मोशन, गति के नियम से। तो पहला नियम हम लोगों ने समझा था, दूसरा नियम समझा था। दूसरा नियम समझने के लिए संवेग की जरूरत थी, तो पहले हमने संवेग समझा। उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि भैया सेकंड नियम क्या बोलना चाह रहा है। सेकंड नियम ये बोलना चाह रहा था कि किसी भी बॉडी पे लगाया गया बल उसके संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो आप लोगों ने वहां से फॉर्मूला निकाल लिया था, फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। बट एक्चुअल में फोर्स होता क्या है अभी भी आप लोगों को नहीं पता। आपको उसका मैग्नीट्यूड पता है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, मान कैसे निकालोगे कि देख लो उसके संवेग में परिवर्तन की दर क्या है, वही उस पर लगाए गए बल के बराबर होगी। बट अगर मैं आप लोगों से फील करने का पूछूं कि फोर्स है क्या, तो आप लोग शायद अभी तक फील कर नहीं पाए फोर्स को। तो आइए पहले फोर्स को हम लोग फील करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि यार ये एक वस्तु है, ठीक है, आप लोग यहां पर कोई फोर्स लगाओ, जैसे मान लो आप लोग यहां पर ऐसे लगा रहे हो, फोर्स ऐसे लगा रहे हो, ऐसे लगा रहे हो, इसको ऐसे खींच रहे हो, तो इसकी वजह से ये वस्तु क्या करेगी, थोड़ा सा मूवमेंट करेगी। सेम अगर ये फोर्स आप लोग यहां से लगाते तो तब भी मूवमेंट करती। तो फोर्स की वजह से आप लोगों को पता है आप लोग किसी बॉडी को डिस्प्लेस कर सकते हो। और फोर्स है क्या दोस्तों, कुछ नहीं है, एक प्रकार का पुल है या पुश है। आप इसको चाहे पुल कर लो, खींच लो, चाहे आप लोग इसको पुश कर लो, दोनों ही क्या है, ये एक प्रकार के फोर्स है। तो अगर आप लोगों से पूछे फोर्स की डेफिनेशन क्या है, तो फोर्स अगर आप लोगों से पूछा जाए तो फोर्स जस्ट क्या है, एक इंटरैक्शन है ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद मास विच कॉज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द चेंज। ठीक है, मतलब एक फोर्स की वजह से किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन आ सकता है। जैसे मान लो पहले वो विराम में था, यानी कोई वेग नहीं था, आपने फोर्स लगाया, हो सकता है उसका वेग आ गया हो 2 मीटर पर सेकंड या 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ठीक है। तो फोर्स दोस्तों ऐसा इंटरेक्शन है जिसकी वजह से क्या होता है, वेलोसिटी में चेंज आता है। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, फॉर एग्जांपल आप लोग मान लेते हैं कोई ये ऑब्जेक्ट था जो कि किस में था, रेस्ट में था। अब जैसे ही आप लोगों ने फोर्स लगाया, हो सकता है इसके आसपास में कुछ वेग आ गया हो, 2 मीटर पर सेकंड आ गया हो, 3 मीटर पर सेकंड। या हम लोग मान लेते हैं कि दोस्तों कोई वस्तु थी, ये किसी पहले मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही थी। तो जब आप लोग इस पे फोर्स लगाएंगे तो हो सकता है इसका वेग 2 से 3 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए, 10 हो जाए। ठीक है, तो वेग में जो परिवर्तन आता है वो किसकी वजह से आता है, फोर्स की वजह से ही आता है। ठीक है, चलो आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पे। देखिए दोस्तों, फोर्स जो होता है ना वो अलग अलग टाइप के होते हैं। तो पहले हम लोग बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ फोर्स, है ना, टाइप्स ऑफ फोर्स। तो बेसिकली फोर्स को आप लोग 2 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हो। एक तो होता है कॉन्टैक्ट फोर्सेज, जिसको आप लोग हिंदी में बोलोगे संपर्क बल, और एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसे आप लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, असंपर्क बल। जैसे अगर आप लोगों ने देखा होगा कि किसी मैग्नेट के पास में जब आप लोग किसी लोहे के टुकड़े को लेकर आओगे तो लोहे का टुकड़ा इस पे खिंचा हुआ चला आएगा क्या, यानी उस पे फोर्स लग रहा है। बट फोर्स क्यों लगा, यहां पर आयरन और मैग्नेट डायरेक्ट कांटेक्ट में थे क्या, नहीं, वो दोनों कांटेक्ट में नहीं थे, फिर भी फोर्स लग गया। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये किस टाइप का फोर्स होगा, कॉन्टैक्ट फोर्स होगा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स? सर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होगा। समझ में आ गया? तो कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आप लोग किसको बोलते हैं, कि अगर कोई बल लग रहा है किसी वस्तु पे तो बिना उस पे कांटेक्ट हुए लग रहा है तो इसको नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलेंगे। जैसे भैया आयरन पे फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है, ये मैग्नेट लगा रहा है, बट मैग्नेट और इस आयरन के बीच में कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। तो ये जो लगने वाला फोर्स है जो कि एक मैग्नेटिक फोर्स है, इसको आप लोग क्या बोलोगे, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आप लोग बोलोगे। ठीक है सर, ग्रुप डी का कट ऑफ बनाए सर प्लीज। अरे दोस्तों जब आएगी जब ही देख लेना क्या भी बनाए। ठीक है, तो फोर्स आप लोगों का जस्ट कुछ भी नहीं है, फोर्स आप लोगों का एक पुश है या पुल है। ठीक है,
आप लोगों को ये बोला जा रहा है इट कैन डिफाइंड एज पुशिंग और पुलिंग अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर आप लोग कुछ पुश कर रहे हो, धक्का लगा रहे हो या उसको पुल कर रहे हो, तो इसी को ही मैं क्या बोलूंगा, फोर्स बोलूंगा। चलिए अब देखिए आप लोगों को मैं बता दूं, जैसे मैंने बोला कि मेरे ऊपर 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो केवल इतनी चीज सफिशिएंट है क्या? नहीं, आप लोग बोलेंगे सर आपने मैग्नीट्यूड तो बता दिया 100 न्यूटन, लेकिन आप लोग दिशा भी तो बताओ कहां पर लग रहा है, इस दिशा में या इस दिशा में। तो दोस्तों फोर्स जो होता है ना, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप लोगों को मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए, इसीलिए फोर्स क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। समझ में आ गई बात को? ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग इसमें आगे चलते हैं फोर्स के बारे में। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है ये तो आप लोगों को पता ही है। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, पता है? ठीक है, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि फोर्स की एसआई मात्रक बताओ, तो फोर्स का एसआई मात्रक क्या होगा? एसआई मात्रक में आपको पता है जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आप लोग बोलोगे एसआई मात्रक क्या है? किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि फोर्स का ये जो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसको कुछ और भी बोलते हैं क्या? बिल्कुल, तो दोस्तों इसी को हम लोग न्यूटन भी बोलते हैं। तो कुल मिला के फोर्स का एसआई मात्रक क्या हो गया? न्यूटन हो गया। ठीक है, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं फोर्स का सीजीएस मात्रक बताओ, सीजीएस मात्रक है ना, तो सीजीएस मात्रक क्या होगा? आप लोगों को पता है द्रव्यमान को सीजीएस पद्धति में किसमें मापा जाता है? ग्राम में नापा जाता है। तो यहां पर तो आ जाएगा ग्राम और मीटर की जगह आ जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये मात्रक हो जाएगा सीजीएस मात्रक फोर्स का। और फोर्स के सीजीएस मात्रक को ही क्या बोला जाता है? डाइन बोला जाता है। ओके, समझ में आ गई बात को? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। तो देखो, अगर मैं आप लोगों से पूछूं इसमें और इसमें यानी न्यूटन में और डाइन में संबंध निकालो, तो आप लोग क्या बोलोगे कि भैया न्यूटन किसके बराबर है? आप लोग बोलोगे किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। न्यूटन बराबर किलोग्राम को क्या लिख सकते हो आप लोग? ग्राम लिख सकते हो। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं, तो मैं लिख दिया 10 की पावर 3 ग्राम। मीटर, 1 मीटर में क्या होता है? 100 सेंटीमीटर होता है, 100 की जगह लिख दो 10 की पावर 2। तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, आप मुझे एक चीज बताइए, यहां से देखकर आप लोग मुझे एक छोटी सी चीज बताइए, छोटी सी चीज बताइए क्या कि ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आप लोगों का क्या होगा? ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होगा? आपका डाइन होगा। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं क्या? लेफ्ट में हो गया न्यूटन, राइट में क्या हो गया? 10 की पावर 3 और 10 की पावर 2, कितने हो गए? 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 हो गया। और एक ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आप लोगों का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? डाइन हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बोलेंगे 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों से न्यूटन में और डाइन में संबंध पूछे तो आप लोग बोलोगे 1 न्यूटन में 1 लाख डाइन या 10 की पावर 5 डाइन होता है। ठीक है, और आप लोगों को पता ही है किसी भी एम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, मान लेते हैं 2 किलोग्राम की कोई वस्तु है, जब आप लोग उस पर कोई फोर्स लगाओगे तो उसमें क्या आएगा? उसके वेग में परिवर्तन आएगा, और वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण बोलते हैं। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि यार इतना फोर्स लगाया हूं 4 किलोग्राम वस्तु पे या 6 किलोग्राम वस्तु पे, तो उसमें कितना त्वरण आएगा ये आप लोग मुझे बताइए। तो इस सूत्र से आप लोग क्या कर सकते हो? त्वरण निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो यार? फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। कभी मान लो आप लोगों को बोल दिया कितना फोर्स लगा, इससे वस्तु में इतना त्वरण आ गया, बताओ उसका द्रव्यमान क्या है? तो एम भी निकाल सकते हो। मान लेते हैं आप लोगों को बोला गया इतना फोर्स है, इतने द्रव्यमान पे लग रहा है, उसका त्वरण बताओ, तो ऐसे निकाल सकते हो। तो तीनों ही चीजें आप लोग इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, आ जाओ। अब दोस्तों फोर्स से रिलेटेड ही कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, आइए मैं आप लोगों को बताता हूं जिससे आप लोग एग्जाम में कंफ्यूज ना हो जाए। जैसे एक चीज होता है थ्रस्ट। हम लोगों को लगता है थ्रस्ट जो होता है वो एक प्रकार का प्रेशर होता है। नहीं दोस्तों, जो थ्रस्ट होता है ये भी एक प्रकार का क्या होता है? फोर्स होता है। तो कौन से फोर्स को आप लोग थ्रस्ट बोलोगे? अभी मैं आपको समझाता हूं। टॉर्क आप लोग जानते हो, टॉर्क क्या होता है? मैं आप लोगों को अभी बताता हूं टॉर्क क्या है। और एक होता है आप लोगों का ड्रैग। आइए तीनों ही चीज के बारे में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं थ्रस्ट क्या होता है। देखो होता क्या है, कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी आप लोगों का रॉकेट चलेगा तो उसके पीछे से बर्न्ट गैसेज निकलेगी, जली हुई गैसेज। जली हुई गैसेज क्या लगाएगी? एयर पे फोर्स लगाएगी, तो एयर उतना ही फोर्स इस पे ऊपर की ओर लगाएगा, तो इसको ऊपर की ओर थ्रस्ट मिलेगा। तो थ्रस्ट एक प्रकार का क्या है? फोर्स ही है। और ये वर्ड का इस्तेमाल कब किया जाता है? किसी रॉकेट वगैरह के लिए, है ना। जब उसे जली हुई गैसेज एयर पे फोर्स लगाती है तो एयर इतना ही फोर्स उस पर ऊपर की ओर लगाती है, जिसे हम लोग थ्रस्ट बोलते हैं। दोस्तों टॉर्क क्या होता है? जैसे आप लोग मुझे बताइए, इधर देखो, मैंने आप लोगों को बोला कि ये एक लकड़ी है, ठीक है।
आपको क्या करना है, इसको रोटेट करना है। आप कैसे रोटेट कर सकते हो, मैंने आपको बोला आपको एक फोर्स लगा के इसको क्या करना है, रोटेट करना है। आप लोग बोलोगे एक फोर्स ऐसे लगाऊंगा थोड़ा सा रोटेट हो जाएगा बस, लेकिन कंटिन्यू रोटेट करने के लिए आप क्या करोगे, एक फोर्स इधर लगाओगे, एक फोर्स इधर लगाओगे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर किसी रॉड पे एक फोर्स इधर लगाओ एक इधर, तो कंटिन्यूसली घूमता रहेगा क्या। तो दोस्तों फोर्स की वजह से आप लोग किसी वस्तु का रोटेशनल मोशन करवा सकते हो, घूर्णन गति करवा सकते हो, ठीक है। और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं टॉर्क। तो अगर मैं आप लोगों को बोलूं यहां पर कितना टॉर्क लग रहा है, देखो फोर्स की वजह से कोई भी वस्तु नहीं घूमती, टॉर्क की वजह से घूमती है। और टॉर्क आता किससे, फोर्स से। कैसे, तो जब कोई दो समान मात्रा के फोर्स अपोजिट डायरेक्शन पे लगते हैं किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, तो इसी कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं टॉर्क। तो टॉर्क बराबर हो जाएगा फोर्स इंटू आर। क्लियर है क्या, समझ में आ गई बात को, क्लियर है क्या। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, ड्रैग आप लोग किसको बोलते हो। आपने देखा होगा जब भी आप गाड़ी चलाओगे यार, आप अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो हवा तो ऑब्वियसली बात है इस गाड़ी की स्पीड को कम करने का प्रयास करेगी, क्योंकि हवा विपरीत दिशा में जा रही है। तो हवा का जो प्रतिरोध है, इसका जो रेजिस्टेंस है, इसे ही आप लोग क्या बोलोगे, ड्रैग बोलोगे। तो ड्रैग की वजह से किसी वस्तु का वेग कम होता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप लोग चल रहे हो हवा अपोजिट डायरेक्शन में, तो आप लोगों को हवा का प्रतिरोध झेलना पड़ेगा ना। तो इससे क्या होगा, इस गाड़ी का वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये तीन कॉन्सेप्ट है जो कि किससे रिलेटेड है, आप लोगों के फोर्स से रिलेटेड है। चलिए अब दोस्तों सेकेंड लॉ ऑफ मोशन मैंने आपको बता दिया, थर्ड लॉ ऑफ मोशन में आप लोगों को बताता हूं, जिसे आप लोगों इसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम यानी एक्शन रिएक्शन लॉ भी बोलते हैं। दोस्तों थर्ड लॉ क्या बोलता है कि अगर आप लोग किसी वस्तु पे कोई फोर्स लगाओगे तो वस्तु उतना ही फोर्स आप पर लगाएगी अपोजिट डायरेक्शन में। मैं बोला कैसे, जैसे आपने देखा होगा किसी वॉल पे आप लोग जब हाथ लगाओगे ना, तो जितना ज्यादा आप लोग दबाओगे आप लोग के हाथ में उतना ही पेन होगा, क्योंकि जितना फोर्स आप लोग इस वॉल पे लगा रहे हैं वॉल भी उतना ही फोर्स आप पे लगा रही है। इसे ही हम लोग एक्शन रिएक्शन लॉ बोलते हैं। तो न्यूटन साहब का जो थर्ड लॉ है वो आपको यही बताता है कि अगर एक वस्तु, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये कोई वस्तु है ए, ये कोई वस्तु है बी, अगर ए बी पे कुछ फोर्स लगा रही है तो उतना ही फोर्स बी ए पे लगाएगी अपोजिट डायरेक्शन में। समझ में आ गया, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्शन रिएक्शन लॉ, ठीक है। चलिए अब एक चीज बात रखिए, एक्शन रिएक्शन लॉ हमको एक चीज और बताता है कि कभी भी जो फोर्स होगा ना वो आपको अकेला नहीं मिलेगा, हमेशा पेयर में मिलेगा, जैसे आप लोग यहां पर देखो ये लड़की क्या कर रही है, ये पैर से पानी पे फोर्स लगा रही है। तो आप लोग बोलेंगे कि देखो सर एक फोर्स दिख गया मेरे को, लेकिन दोस्तों उतना ही फोर्स पानी भी इस लड़की पे लगाएगी अपोजिट डायरेक्शन पे। तो हमेशा फोर्स पेयर में होता है। जैसे आपने बोला कि देखो सर मैं दीवार पे फोर्स लगा रहा हूं, केवल एक ही फोर्स है यहां पर, नहीं, दीवार भी आप पे फोर्स लगा रही है, तो फोर्स हमेशा पेयर में ही होंगे, कभी आपको अकेला फोर्स दिखेगा ही नहीं। तो ये बात आपको किसने बताई थी, ये बात बताई थी न्यूटन साहब के तीसरे नियम ने। मेरा क्वेश्चन है, आप लोगों को पता है ना कोई भी एम मास की बॉडी को जब आप लोग छोड़ते हो तो वो नीचे की ओर आती है, क्यों, क्योंकि उस पे नीचे की ओर एक फोर्स लगता है जिसे आप लोग बोलते हो mg। तो यार ये तो अकेला फोर्स है, दूसरा फोर्स कहां पर है, तो mg क्या है, पृथ्वी इस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, किस फोर्स से, इस फोर्स से। लेकिन ध्यान रखिएगा ये पृथ्वी को भी कौन आकर्षित कर रहा होगा, ये वस्तु अपनी ओर कर रही होगी, लेकिन पृथ्वी ऊपर क्यों नहीं आएगी, क्योंकि पृथ्वी भारी है, ये वस्तु नीचे क्यों आ गई, क्योंकि वस्तु हल्की है। क्लियर है क्या, ठीक है, चलिए आगे आ जाओ। तो इसके कुछ मैं आप लोगों को एप्लीकेशन बता दूं कहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया था कोई भी रॉकेट होता है ना, जब इससे गैसेस बाहर निकलेगी तो वो एयर पे फोर्स लगाएगी, और एयर इतना ही फोर्स इस रॉकेट पे लगाएगी जिसकी वजह से रॉकेट ऊपर की ओर जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है, ठीक है। दोस्तों आप लोग मुझे बताइए, जैसे प्लेन में भी देख लीजिए, यहां से जब हॉट गैसेज बाहर निकलती है ना, हॉट गैसेज जब बाहर निकलती है, हॉट गैसेज जब बाहर निकलती है ना, तो ये एयर पे फोर्स लगाती है, एयर उतना ही फोर्स इस पे अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं, जिसकी वजह से ये मोशन कर पाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप लोग किसी नदी के किनारे से बोट से जब आप लोग इस पे आते हो, तट पे आते हो, तो होता क्या है, आप लोग फोर्स कहां पर लगा रहे हो, इस पे पैर से इस दिशा में, तो ये आप पे लगा रहा है इस दिशा में, तो ये फोर्स ऐसे ट्रांसफर होगा जिसकी वजह से बोट जो होगी ना वो पीछे की ओर जाएगी।
क्लियर है? समझ में आ गई बात को? चले आ जाओ। तो दोस्तों इन तीनों का मैं आप लोगों को क्विक रिवीजन करवा देता हूं कि फर्स्ट लॉ आपको क्या बोल रहा था, सेकंड लॉ आपको क्या बोल रहा था और थर्ड लॉ क्या बोल रहा था। देखो पहला लॉ आपको बोल रहा था, जिसे हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, पहला लॉ ये बोल रहा था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, अगर कोई मोशन में है तो मोशन ही करेगी जब तक आप लोग उस पर कोई फोर्स ना लगाए। जैसे आप मुझे बताओ ये ट्रॉली है तो ये हमेशा ऐसे ही खड़ी रहेगी ना? बिल्कुल हमेशा ऐसे ही खड़ी रहेगी। कब तक? जब तक आप लोग इस पर कोई फोर्स नहीं लगाओगे। अगर मान लीजिए ट्रॉली को धक्का दे दिया तो ये चलती रहेगी। कब तक? जब तक आप लोग इस पर कोई फोर्स नहीं लगाओगे रोकने के लिए, सामने कोई दीवार नहीं आ गई तब तक, वरना ये खुद ही चलती रहेगी। तो आप लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा कि सर जैसे मान लेते हैं मैंने बॉल को रोल करवाया, लुढ़काया, तो सर कुछ समय के बाद में ये बॉल रुक जाती है। क्यों रुकी सर? मैंने तो कोई फोर्स लगाया ही नहीं। दोस्तों आपने लगाया लेकिन इस पे फोर्स लग रहा है। कौन सा? एक तो एयर का फोर्स लगेगा, एक दोस्तों जमीन के और उस बॉल के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो इसको रोकेगा। तो कुल मिला के फोर्स लग रहा है इसलिए रुका। अगर कोई फोर्स नहीं होता तो ये कभी भी रुकता नहीं। समझ में आ गई बात को? चले आगे आ जाओ। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड लॉ आप लोगों को क्या बोल रहा है। सेकंड लॉ बस ये बोल रहा है कि देखो एक तो आप इस पे फोर्स लगाओ, आपने देखा ना फोर्स लगाने से वेलोसिटी में चेंज आता है यानी एक्सेलरेशन आता है। तो एक तो आप इस पे फोर्स लगाओ, एक आप इस पे फोर्स लगाओ। किसमें एक्सेलरेशन ज्यादा आएगा? इसमें, क्योंकि ये हल्का है। आप लोगों को सेकंड लॉ यही बताता है, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? फोर्स अपॉन मास। तो अगर मास से ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा? कम होगा। तो इसका एक्सेलरेशन कम होगा, इसमें इसके वेग में जो चेंज होगा ना वो क्या होगा? कम होगा। हाँ यस जैन जी, आप टीम से बात कर लीजिएगा, नंबर मैंने आप लोगों को दे रखे हैं। ठीक है, बात करते हैं थर्ड लॉ की, जिसे आप लोग एक्शन एंड रिएक्शन लॉ भी बोलते हैं। देखो हो क्या रहा है, प्लीज आप लोग ध्यान से समझिए। हो क्या रहा है, ये जो लड़का है ये इस ट्रॉली पे कुछ फोर्स लगा रहा होगा, तो ये ट्रॉली भी उतना ही फोर्स इस लड़के पे लगा रही होगी। अब आप लोग बोलेंगे लड़का पीछे क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि लड़के का द्रव्यमान ज्यादा है, भारी है, 60-70 किलो का, ये 1-2 किलो का है। तो एक तो मान लो 100 न्यूटन 1 किलोग्राम फोर्स पे, 1 किलोग्राम वस्तु पे लगे, और एक 200 किलोग्राम फोर्स पे लगे, 200 किलोग्राम वस्तु पे लगे, तो कुछ फर्क होगा नहीं इंसान पे, लेकिन इस पे फर्क हो जाएगा क्योंकि इसका द्रव्यमान हल्का है, जिसकी वजह से ये आगे चलेगी। ठीक है, चलिए दोस्तों, क्या आप लोगों को समझ में आ गए तीनों लॉ? क्या आप लोगों को समझ में आ गया? फोर्स आ गया समझ में? लेकिन मैं इससे पहले ये स्टार्ट करूं, इससे पहले आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसे आप लोग हिंदी में बोलते हो संवेग का संरक्षण। ठीक है, हेडिंग आप लोग डाल लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए ठीक है, हेडिंग आप लोग डाल लीजिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी संवेग का संरक्षण, डाल लीजिए हेडिंग। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसे आप लोग हिंदी में बोलते हो संवेग का संरक्षण। ठीक है, समझ में आ गया? अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, आइए मेरी बात को आप लोग समझिए। देखो, जैसे मान लेते हैं ये कोई एक सरफेस है, ये एक बॉल थी जिसका द्रव्यमान था m1 और इसका जो वेग था वो मान लेते हैं u1 था। ये कोई दूसरी गेंद थी, इसका द्रव्यमान था m2 और ये u2 वेग से चल रही थी। तो मान लेते हैं u1 का मान ज्यादा है तो ये इससे आके टकरा जाएगी ना। तो ये वाली जो फोटो मैंने बनाई है वो कहां पर बनाई है? बिफोर कॉलिजन, टक्कर से पहले, बिफोर कॉलिजन, टक्कर से पहले। ठीक है, बिफोर कॉलिजन। तो अब जब टक्कर होगी तो ऑब्वियसली बात है वेग चेंज होंगे। तो m2 द्रव्यमान का जो वेग पहले u2 था अब मान लेते हैं v2 हो गया, और m1 द्रव्यमान का जो वेग पहले u1 था अब मान लेते हैं चेंज होके v1 हो गया। ठीक है, तो यार कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या है कि कुछ भी घटना हो मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड रहेगा। यानी इनके बोलने का मतलब क्या है कि टक्कर से पहले टोटल मोमेंटम कितना था, टक्कर के बाद में टोटल मोमेंटम कितना है, वो हमेशा बराबर होगा। जैसे आप लोग मुझे बताइए टक्कर से पहले टोटल मोमेंटम कितना है? मोमेंटम कैसे निकालते हो? मास इनटू वेलोसिटी। तो इसका मास क्या है? m1, इसका वेग क्या है? u1, प्लस इसका मास क्या है? m2, इसका वेग क्या है? u2 है। समझ गए बात को? टक्कर के बाद में टोटल मोमेंटम कितना होगा?
मास है m1, वेग है v1, मास है m2, वेग है v2, ये होगा। अब आप लोग क्या कर दीजिए, इनको बराबर कर दीजिए। यही बोलता है आप लोगों को कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग का संरक्षण, कि संवेग टक्कर से पहले कुल संवेग और टक्कर के बाद में कुल संवेग क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन क्या आपने सोचा है ऐसा क्यों हुआ? बस आपने रट लिया टक्कर से पहले और टक्कर के बाद बराबर होगा। दोस्तों यहां पर क्या लग रहा है, देखो यहां ये बेसिकली थर्ड लॉ से ही आती है, तीसरे नियम से आती है। कैसे? जैसे मान लेते हैं ये जो m1 और m2 जब आपस में कांटेक्ट में आए होंगे, तो m1 ने कोई फोर्स लगाया होगा इस पे m2 पे, उतना ही फोर्स ये लगाएगा इस पे। तो मान लेता हूं m2 पे जो फोर्स लग रहा है वो मान लेता हूं वो क्या है, F2 है, जो किसने लगाया, m1 ने लगाया। और m1 पे जो फोर्स लग रहा है उसको मैं मान लेता हूं F1 है, वो किसने लगाया, m2 ने लगाया। तो आप लोगों को पता है थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, F1 और F2 दोनों बराबर होंगे, और F1 F2 के माइनस के बराबर होगा, क्योंकि यार दोनों की दिशा अलग है, एक ये है तो एक ये है, तो F1 जो होगा वो माइनस F2 के बराबर होगा। अब F1 कैसे निकालोगे? F1 क्या है, पहली वस्तु पे लगने वाला फोर्स, तो क्या होगा, पहली वस्तु का द्रव्यमान गुना पहली वस्तु का त्वरण। इसको आप लोग बराबर कर दो माइनस F2 के। F2 क्या होगा, पहली दूसरी वस्तु का द्रव्यमान गुना दूसरी वस्तु का त्वरण, यही होगा ना, यही होगा ना, ठीक है। दोस्तों मानता हूं ये जो इनकी टक्कर हुई ना, जब ये कांटेक्ट हुआ ना, कितने समय के लिए हुआ कांटेक्ट, टी समय के लिए कांटेक्ट हुआ, कितने समय के लिए, टी समय के लिए, ठीक है। तो आ जाओ, तो लेफ्ट में है m1, a1 क्या है, पहली वस्तु का त्वरण, त्वरण किसको बोलते हो, वेग में परिवर्तन की दर। तो वेग में कितना परिवर्तन हुआ, पहली वस्तु के पहले वेग u1 था सर, अब v1 हो गया, चेंज कितना हुआ, v1 माइनस u1, कितने समय में हुआ, t समय में हुआ, ठीक है। इसको आप लोग बराबर कर दो, किसको, किसके, m2 a2 के। a2 क्या होगा, दूसरी वाली वस्तु का त्वरण क्या होगा, इसकी वेलोसिटी u2 से v2 हो गई, कितना चेंज हुआ, v2 माइनस u2, इतना चेंज हुआ कितने टाइम में, t टाइम में, ठीक है। तो इसको आप लोग बराबर कर दो, माइनस का साइन आप लोग लगा दीजिए, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, t से t कट जाएगा, जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे ना, तो ये m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2 देगा। तो यार थर्ड लॉ तो हर जगह एप्लीकेबल है, इसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी हर जगह ही वैलिड होगा। अब इन वाले क्वेश्चन को आप लोगों को कहां पर अप्लाई करना है, आप लोगों को पता होगा, जब भी किसी बंदूक से, जैसे मान लेते हैं ये बंदूक है, इस बंदूक के अंदर मान लेते हैं कुछ गोली है, तो जब बंदूक से गोली निकलती है, फायर होता है, तो आपको पता है जो बंदूक होती है पीछे की ओर आती है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए बंदूक ने फोर्स लगाया गोली पे कि बाहर निकल, तो गोली भी उतना ही फोर्स लगाएगी बंदूक पे कि तू भी निकल। तो गोली इस तरफ जा रही है, इस तरफ फोर्स लग रहा है, तो बंदूक पे क्या लगेगा, इस तरफ लगेगा। ओके, समझ रहे हो बात को? तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि यार मान लेते हैं 2 किलोग्राम की क्या थी, बंदूक थी, इसके अंदर मान लेते हैं 0.1 किलोग्राम की क्या थी, गोली थी। तो जब आप लोगों ने फायर करा तो जो गोली निकली बाहर वो 200 मीटर पर सेकंड के वेग से निकली। तो मुझे बताइए बंदूक पीछे कितने वेग से आएगी? इसे बोलते हैं हम लोग रिकॉइल वेलोसिटी, प्रतिक्षेप वेग। चलिए ये बंदूक का प्रतिक्षेप वेग निकालिए, बताओ, निकालिए बंदूक का प्रतिक्षेप वेग, निकालिए बंदूक का प्रतिक्षेप वेग निकालिए, रिकॉइल वेलोसिटी निकालिए, रिकॉइल वेलोसिटी निकालिए। तो रिकॉइल वेलोसिटी आप लोग कैसे होगा, तो पहले देख लो गोली चलने से पहले कुल संवेग कितना है, बाद में कुल संवेग बराबर कर दो। चलने से पहले कुल संवेग कितना है, तो बंदूक का संवेग कितना होगा, बंदूक का द्रव्यमान गुना बंदूक का वेग, पहले रेस्ट में है ना, तो 0 होगा। गोली का कितना होगा संवेग, इसका द्रव्यमान गुना इसका वेग भी 0 होगा क्योंकि रेस्ट में है। तो जैसे ही फायर करा ये गोली बाहर गई, तो गोली का संवेग कितना होगा, 0.1 kg इंटू 200 प्लस बंदूक का कितना होगा, बंदूक का द्रव्यमान कितना है, बंदूक का वेग कितना है, बंदूक किसी ना किसी वेग से तो पीछे की ओर आएगी, तो उस वेग को हम लोग मान लेते हैं v, ठीक है। तो आप लोग सॉल्व करिए, तो ये 2 इंटू वी बराबर हो गया माइनस 0.1 इंटू 200, ठीक है। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 0.1 इंटू 200 बाय 2, ये पॉइंट हटाया, ये 0,
तो ये 200 कट गया 20 से 10 बार में, तो v का मान आ गया -10। माइनस का मतलब क्या है, देखो आपने गोली का जो वेग था इसको प्लस माना ना, तो अगर इस दिशा को प्लस मान रहे हो तो ये माइनस होगा, यानी जो बंदूक आ रही है वो इस दिशा में आ रही है और 10 मीटर पर सेकंड के वेग से आ रही है। समझ में आ गई बात को? समझ में आ गई? कोई दिक्कत? चलिए आगे चले। अब हम लोग समझते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? अभिकेंद्रीय बल इसको बोलते हैं। दोस्तों आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग जब किसी वस्तु पे फोर्स लगाते हो तो एक्सेलरेशन आता है क्या? और अगर एक्सेलरेशन आ रहा है तो इसका, अगर बॉडी एक्सेलरेट कर रही है तो उस पर कोई फोर्स लग रहा है, यह बात सही है ना? तो आप लोग बस मुझे एक छोटी सी बात बताओ, कुछ मत बताओ। अगर मैं बोलूं ये कार है, वो इधर जा रही है, इसका वेग है 4 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं बोलूं ये कोई ट्रक है जो इधर जा रहा है, इसका भी वेग है 4 मीटर पर सेकेंड, तो क्या दोनों मान बराबर है क्या? दोनों वेलोसिटी सेम है क्या? बताओ, अरे बताइए, क्या दोनों वेलोसिटी सेम है क्या? आप बोलोगे हाँ सर ये भी 4 है ये भी 4 है। दोस्तों मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम नहीं है यार। अगर दोनों सेम होते तब जाके बोलते वेलोसिटी सेम है, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, यहां पर डायरेक्शन भी चाहिए आपको, मैग्नीट्यूड भी चाहिए। तो मैग्नीट्यूड तो समान है, डायरेक्शन सेम नहीं है, एक जा रहा इधर एक जा रहा इधर यार। समझ गए बात को? तो वेलोसिटी ये सेम नहीं है। तो होता क्या है, अगर हम लोग बात करें किसी सर्कुलर मोशन की, जैसे मान लो आप लोगों के घर के पास में कोई पार्क है, ठीक है, तो आप लोग खड़े हो यहां पर, आप लोग खड़े हो यहां पर, प्लीज बात को आप लोग ध्यान से समझिए। तो आप मान लो इसके चारों चक्कर लगा रहे हो समान वेग से, मान लो 4 मीटर पर सेकंड से, तो आपका वेग यहां पर कितना है? 4 मीटर पर सेकंड है। यहां पर कितना है? 4 मीटर पर सेकंड, यहां पर 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 4 मीटर पर सेकंड। दोस्तों मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना। अरे डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना। देखो यार, पहले यहां पर वेलोसिटी ये थी, अब ये थी, अब ये, तो कुल मिला के मैं बोल सकता हूं वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। और दोस्तों वेलोसिटी में चेंज कब आता है? जब बॉडी एक्सेलरेट करती है। या मैं बोलूं यार वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन है। तो आप लोग जब भी कोई वस्तु सर्कुलर मोशन करती है तो डायरेक्शन चेंज होगी ही होगी ना, यानी वेलोसिटी चेंज होगी ही होगी ना, यानी एक्सेलरेशन आएगा ही आएगा। और इसी एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, अभिकेंद्री त्वरण। समझ गए बात को? तो आ जाइए इसी के बारे में हम लोग समझते हैं। हेडिंग डाल लीजिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, आप लोग हमेशा ध्यान रखिए, जब भी कोई एक सर्कुलर मोशन करेगा ना, उसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, वो वाला एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी में चेंज, वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज होने की वजह से आ रहा है। तो डायरेक्शन तो चेंज हो ही रही है, तो एक्सेलरेशन आ गई। तो जब भी कोई सर्कुलर मोशन करेगा सेंट्रीपिटल हमेशा होगा, हमेशा होगा, अभिकेंद्री त्वरण हमेशा होगा। और अगर आपसे पूछो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मान बताओ, इसका सूत्र बताओ, तो इसका सूत्र होता है v²/r। जहां पर जैसे मान लो सर्कुलर मोशन है, तो अगर आप लोग का कोई ना कोई तो वेग होगा ना, 2 मीटर पर सेकंड मान लेता है, और जिस सर्कुलर मोशन कर रहे हो आप, उस सर्किल की कोई ना कोई रेडियस होगी, तो आपको v का मान पता है, r का मान पता है, ऐसे करके आप लोग क्या निकाल लेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकाल देंगे। दोस्तों अगर एक्सेलरेशन आ रहा है तो जरूर फोर्स भी होगा। तो आप लोग बोलेंगे हाँ यार, जब भी कोई वस्तु मोशन करती है तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगता है। तो फोर्स कैसे निकालेंगे? मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना है? v²/r है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या आ गया? फॉर्मूला आ गया mv²/r। समझ में आ गई बात को? तो ये लग कहां पर रहा है दोस्तों? लग कहां पर रहा है? लग कहां पर रहा है? तो ये आप लोगों का अगर पूछे इसकी डायरेक्शन कहां पर होती है, तो चाहे वस्तु यहां पर हो यहां पर हो, इस पे लगने वाला जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ना, हमेशा सेंटर की तरफ होता है, सेंटर की तरफ होता है। कहां पर होता है? सेंटर की तरफ। तो अगर आप लोगों से डायरेक्शन पूछी जाए, दिशा पूछी जाए, तो दिशा कहां पर होती है? सेंटर की तरफ, केंद्र की तरफ। ठीक है, आ गया समझ में? नीरू कुमार जी क्या बोल रहे हो, एक बार फिर से बताओ क्या मैं तो बिल्कुल प्यार प्यार से धीरे धीरे समझा रहा हूँ। बताओ। प्रेम शंकर कुमार जी बोल रहे हैं लाइव नहीं है। अच्छा प्रेम शंकर जी, अब तो तुम्हारा लाइव चैट पढ़ लिया, अब तो कमेंट पढ़ लिया, अब तो बता दो समझ में आया नहीं आया।
आपका ध्यान इस पे जा रहा है कि सर ने कहीं रिकॉर्ड तो नहीं डाल दी है। अरे लाइव पढ़ा रहा हूँ, और सिलेक्शन उसी का होता है जो रिकॉर्डेड से पढ़ता है। लाइव में तुम जवाब देते नहीं हो। सिलेक्शन लेने वाला बच्चा बताऊँ क्या करेगा, कोई बात नहीं वीडियो जान दो, ऐसे 1.5 घंटे की ना 1 घंटे की ना 2x पर करके देखूंगा, तो बच्चे जो फालतू के कमेंट करते हैं ना वो भी लैप्स हो जाएंगे, मेरा जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा सिलेबस। ही होता है अच्छे स्टूडेंट की निशानी। तुम्हारा दिमाग इस पर जा रहा है कि लाइव है, ये रिकॉर्डेड है, सो रिकॉर्डेड तो नहीं है। अरे सिलेक्शन रिकॉर्डेड वाला भी होगा, लिख लो आप, लाइव वाले का भी होगा, लेकिन तुम पढ़ो तो सही तब होगा ना। तुम्हारा ध्यान इसमें जा रहा है कि लाइव है रिकॉर्डेड है। रिकॉर्डेड अब देखना, इतने बच्चों ने बैच ज्वाइन कर रखा है, बहुत कम परसेंटेज, केवल 5% बच्चे लाइव आते हैं, बाकी 95% क्या था कॉलेज स्कूल वगैरह ये है। आराम से एक बार शाम तक वीडियो, मतलब जैसे मान लो 1 से 2 क्लास हुई, 2:30-1 बजे तक वीडियो जाता है, शाम को देखते हैं बढ़िया 2x पे करके जल्दी से अपने नोट्स बना लेते हैं, PDF है ही। वो तो ये और बोलते हैं सर प्लीज रिकॉर्डेड डाल दो यार, और आगे के डाल दो, 4-5 और डाल दो, जिससे सर मेरा सिलेबस जल्दी हो जाए। ठीक है, समझ में आ गया। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर सेंट्रीपिटल आपने बताया अभिकेंद्रीय बल, लेकिन सर मैंने सेंट्रीफ्यूगल भी सुना है, वो क्या होता है? दोस्तों सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है मैं आइए आप लोगों को बताता हूं, और जब मैं आप लोगों को इसका फॉर्मूला बताऊंगा ना आप मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे। कैसे, आ जाओ। मैंने सेंट्रीपिटल के बारे में बताया, अब मैं आप लोगों को बताता हूं सेंट्रीफ्यूगल के बारे में। सेंट्रीफ्यूगल के बारे में यार आप मुझे एक चीज बताइए, मैंने आप लोगों को बोला कि आपने किसी को 50 रुपए दे दिए, ठीक है, या आपसे 50 रुपए खर्च हो गए, या मैं आप लोगों को बोलूं आपके पास -50 रुपए, तो आप खुश हो, मेरे पास -50 रुपए हो, -50 रुपए, -50 रुपए, जबकि रियलिटी क्या है, आपने 50 रुपए दिए हैं। तो दोस्तों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी क्या है, जब भी कोई सर्कुलर मोशन करता है कोई अहम द्रव्यमान की वस्तु, तो उस पे बाहर की ओर एक फोर्स लगता है, इसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, केंद्र से बाहर की ओर। अब आप लोग बोलोगे सर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी चलो फॉर्मूला बता दो, मान लेते हैं लगता होगा, फॉर्मूला बताओ इसका। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला भी यही होता है mv²/r। अब आपका दिमाग खराब होगा, आप बोलेंगे क्यों? नहीं रिया जी, डिस्टेंस पे वेरी नहीं करेगा, केवल वो वेलोसिटी पे करेगा, और मतलब कितने वेग से चल रहे हैं, और जिस उस पे चल रहा है, जिस सर्कुलर पाथ पे चल रहा है उसकी रेडियस क्या है। ठीक है, अब आप लोग बोलेंगे कि सर अंदर सेंट्रीपिटल लग रहा है, बाहर सेंट्रीफ्यूगल लग रहा है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा ना, नेट फोर्स 0 हो जाएगा ना। देखो एक समय पर आपको एक ही फोर्स दिखेगा, कैसे सर मुझे बताओ, इधर आओ। जैसे मैंने आप लोगों को बोला, कभी आप लोगों ने देखा है क्या कि 10 रुपए का जो नोट होता है उस पर क्या लिखा होता है? ये तो लिखा होगा ना 10 रुपए, ऐसे थोड़ी लिखा होता 10 रुपए ब्रैकेट में 100/10 लिख दिया हो, फिर और ब्रैकेट में लिख दिया है ना, या 1000/100, या ऐसे कुछ लिखा हो 10,000/1000, ऐसा लिखा होता है कि एक ही तो लिखा होता है ना। तो सेम क्या होता है दोस्तों, जब भी हम लोग फोर्स को देखते हैं ना, हमारे पास में 2 ऑप्शन होते हैं। क्या होते हैं? 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो उस फोर्स को आप लोग इस वस्तु पे बैठ के देख लो, जैसे आप बाइक चला रहे हो तो खुद एक्सपीरियंस कर लो। जब आप खुद एक्सपीरियंस करोगे तब आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नजर आएगा। अगर आप लोग किसी ऐसी जगह बैठे हो, रेस्ट में हो, आप बाहर से होके देख रहे हो ना, तब आप लोगों को फोर्स कहां पर लगेगा? अंदर लगेगा। वो समझ में आ गई बात को? समझ में आएगा? समझ में आएगा? समझ में आ गया क्या? तो दोस्तों न्यूटन जी के जितने भी नियम है ना, वो सारे नॉन इनर्शियल फ्रेम पे ही लगते हैं। नॉन इनर्शियल का मतलब आप ऐसी जगह से देख रहे हो जहां पर वो वस्तु, मतलब आप वस्तु पे बैठ के नहीं देख रहे। तो यहां पर अगर आप लोग यहां से बैठ के देख रहे हो तो हमेशा आप लोग जो फोर्स आपको नजर आएगा वो सेंट्रीपिटल नजर आएगा। लेकिन जब आप खुद यहां पर बैठे हो, ऑब्जर्वर आप खुद हो, तब आपको बाहर की ओर फोर्स नजर आएगा। इसीलिए दोस्तों यही कारण है, जब आप लोग झूलने जाते हो तो आप तो खुद बैठे हो, तो आपको बाहर की ओर फोर्स नजर आएगा क्या? आपको लगेगा कोई, जैसे मान लो गलती से ये गिर नहीं जाए वरना बाहर की ओर गिर जाओगे। तो ये होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दोस्तों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स में आप लोगों को ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल बाहर की ओर लगता है, सेंट्रीपिटल अंदर की ओर लगता है। तो कब उस सेंट्रीफ्यूगल को सेंट्रीपिटल बोलोगे? जब आप बाहर से देख रहे हो। कब उस सेंट्रीपिटल को सेंट्रीफ्यूगल बोलोगे? जब आप उस पर बैठ के देख रहे हो। क्लियर है क्या? चले आ जाओ।
अब बात करते हैं हम लोग फ्रिक्शन की, घर्षण की। फ्रिक्शन क्या होता है दोस्तों? कुछ भी नहीं है। हम लोग बोलते हैं ना कि जैसे मान लो ये एक सरफेस है, इस पे कोई वस्तु है। आप कई बार क्या करते हो, जैसे मान लेते हैं ये सरफेस है, इस पे कोई वस्तु है, मैंने चिन्नू सा फोर्स लगाया, 1 न्यूटन का लगाया, बहुत कम का फोर्स लगाया, मान लेते हैं ये हिली नहीं। क्यों? क्योंकि इसके और इसके बीच में क्या है, कुछ फ्रिक्शन है, घर्षण। हम बोलते हैं ना, अगर ये बिल्कुल ही स्मूथ सरफेस होती, बिल्कुल चिटपिटी होती, आप मुझे एक चीज बताओ, बिल्कुल शानदार मार्बल है, बिल्कुल पॉलिश किया हुआ, उसमें आपको कोई कार्टून को खींचना है तो कितना आसानी से खींच जाएगा। अगर कोई रफ होता है तो उतना आसानी से नहीं खींचता, क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा होता है, फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन आप लोगों का क्या है, कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये एक रेजिस्टिव फोर्स है। ये एक रेजिस्टिव फोर्स है जो कि क्या करता है, जो कि क्या करता है, मोशन को कम करने का प्रयास करता है। कैसे सर, समझाओ। देखो दोस्तों, होता क्या है, जब इस सरफेस को और इस बॉडी को जब आप लोग माइक्रोस्कोप से देखो तो ये सरफेस आपको जो प्लेन नजर आ रही है ना, कुछ ऐसी होती है। सिमिलरली जो ये बॉडी होती है ना, ये आप लोग को ऐसे नजर आएगी, ऐसे 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 ऐसे। तो क्या होता है, इसके बीच में और इसके बीच में हो जाती है इंटरलॉकिंग। क्या हो जाती है दोस्तों? इंटरलॉकिंग। तो जो फोर्स आप लोग लगाते हो, स्टार्टिंग में मूव क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि इनमें इंटरलॉकिंग हो रही है। तो जब ज्यादा फोर्स लगाओगे तो मूव क्यों कर जाता है? क्योंकि इनकी जो इंटरलॉकिंग हो गई थी, जो बॉन्ड बन गए थे, वो टूट जाता है। और जब भी बॉन्ड टूटते हैं एनर्जी रिलीज होती है। तो यहां पर आप, इसलिए तो आप लोगों को जब किसी दो सरफेस को रब करते हो तो वो गर्म क्यों जाती है? वो इसलिए हो जाती है। आप लोगों की कहानी क्लियर है? तो फ्रिक्शन कुछ भी नहीं है दोस्तों, एक रेजिस्टिव फोर्स है जो कि मोशन को कम करने का प्रयास करता है। तो अगर मोशन को कम करने का प्रयास कर रहा है तो फ्रिक्शन की दिशा कौन सी होगी? तो अगर कोई वस्तु यहां पर गति कर रही है तो फ्रिक्शन की दिशा क्या होगी? आप लोग की यहां पर होगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को प्रेशर के बारे में पढ़ाऊंगा, प्रेशर क्या होता है। ठीक है, और फिर हम लोग उसके कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो कल आप लोगों का ये प्रेशर वाला पार्ट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज ही कर लेते हैं यार, आज ही कर लेते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं है ना, क्यों फालतू में एक क्लास खराब करे पन्ना। ठीक है, आज ही कर लेते हैं प्रेशर, आज ही कर लेते हैं। ठीक है, चलो तो प्रेशर पढ़ ले। ठीक है, प्रेशर हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, प्रेशर यानी दाब हम लोग पढ़ते हैं। दोस्तों प्रेशर क्या है, जैसे आप लोग मुझे बताइए, किसी ने सुना होगा कि किसी के ऊपर 10,000 रुपए का कर्जा हो जाता है तो वो बहुत प्रेशर में आ जाता है क्या? और किसी के दोस्तों करोड़ों रुपए का कर्जा होता है, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। उस बेचारे के 10,000 रुपए पे परेशान हो गया वो, और कोई व्यक्ति इतना धनवान होता है उसके 10,000 रुपए का कुछ नुकसान हो, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, जबकि कर्जा सेम है 10,000 रुपए का। तो ये चक्कर क्या है? देखो मेरी बात को समझो, तो सेम चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं। जब भी हम लोग फिजिक्स में किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं ना, तो कोई वस्तु तो होती है उस फोर्स को झेल लेती है, कोई उसको नहीं झेल पाती। इसके पीछे कारण क्या है? जैसे इसके पीछे कारण क्या है? प्रेशर। प्रेशर ज्यादा कहां उत्पन्न हुआ? जहां पर प्रेशर ज्यादा उत्पन्न हुआ वो क्या होगी, वो जल्दी टूट जाएगी, वो फेल हो जाएगी। और ये प्रेशर की मान कैसे निकालेंगे? तो अगर कोई प्लेट है जिसका एरिया क्या है, ए है, इस पे आपने कोई फोर्स लगाया, मान लेते हैं एफ फोर्स लगाया, तो प्रेशर जो होगा, मैं आपको बोलूं इस फोर्स की वजह से कितना प्रेशर जनरेट हुआ, तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है कितना फोर्स लगाया बट्टे कितने एरिया पे लगाया, इसे ही हम लोग बोलते हैं प्रेशर यानी दाब। ठीक है, तो जैसे अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि ये जो आप फोर्स लगा रहे हो, अगर बहुत कम एरिया पे लगा रहे हो, तो अगर एरिया का मान कम होगा ना, तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा आप लोगों का जनरेट होगा। या जिस पे आप लोग लगा रहे हो वो अगर एरिया ज्यादा है, अगर वो एरिया ज्यादा है तो प्रेशर क्या होगा, कम जनरेट होगा। इसका मैं आप लोगों को एग्जांपल बताता हूं। क्या कभी आपने देखा है कि लकड़ी के टुकड़े में अगर आप लोग ऐसे कील ठोकोगे तो वो अंदर जाएगी क्या? ऐसे जाएगी क्या? ओके द बॉस सर, क्लास की टाइमिंग क्या है? डेली 1 PM होती है। ठीक है द बॉस, क्या वो ऐसे जाएगी क्या? नहीं जाएगी। देखिए इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे कारण आप लोग समझिए। देखो ये वाला एंड क्या है आप लोगों का, शार्प है। कैसे अंदर जाएगी? जब आप लोग इस शार्प वाले एंड को आप लोग जब ऐसे रखोगे तब अंदर जाएगी। ठीक है क्या? तो ये जो शार्प एंड है ना, ऐसे रखोगे तब जाएगी। इसके पीछे कारण क्या है? देखो दोस्तों यहां पर आप लोग ध्यान रखो, इस जगह ध्यान रखो। प्रेशर क्या होता है आप लोगों का? फोर्स अपॉन एरिया होता है ना, होता है ना। तो एरिया अगर बहुत कम हो तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। मैं अगर आप लोगों को बोलूं एरिया बहुत ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा, बहुत कम होगा। यहां पर एरिया क्या कर दिया आपने, ज्यादा कर दिया, तो इस जगह प्रेशर काफी कम होगा। तो जो ज्यादा प्रेशर की इधर जरूरत थी इधर आ ही नहीं पाए, इधर कम है,
क्योंकि यहां पर एरिया ज्यादा ले लिया, जबकि यहां पर क्या होगा, फोर्स बट्टे एरिया, यहां पर एरिया क्या है आपने कम लिया, तो ये क्या होगा, ये मान प्रेशर का मान ज्यादा होगा, ज्यादा प्रेशर होने की वजह से यहां पर ये अंदर घुस जाएगी। क्लियर है क्या, क्लियर है, समझ गए बात को। तो इसलिए ये कील आसानी से क्यों ठुक रही है, क्योंकि आपने शार्प एंड जब नीचे रखोगे तो एरिया कम होगा नीचे और प्रेशर क्या होगा, ज्यादा जनरेट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों प्रेशर का। अगर मैं आप लोगों से फॉर्मूला पूछूं तो सर प्रेशर कैसे निकालते हो, कितना फोर्स लग रहा है, कितने एरिया पे लग रहा है, इसे ही आप लोग क्या बोलते हो, प्रेशर बोलते हो। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं प्रेशर का मात्रक बताओ क्या होगा, तो प्रेशर का ऐसा ही मात्रक बताओ, तो आप लोग बोलेंगे सर फोर्स का तो ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो प्रेशर का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा न्यूटन बट्टे मीटर स्क्वायर, और इसे ही क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो आप लोगों से अगर कोई पूछा जाए पास्कल क्या है, कुछ भी नहीं है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर को ही हम लोग पास्कल बोलते हैं, जो कि क्या है, इसको प्रेशर को मेजर करने की एक यूनिट है। दोस्तों एक चीज मुझे और बताएंगे आप लोग, क्या मैं न्यूटन कैसे आया था आपका, अरे यार किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर को तो आप लोगों ने न्यूटन बोला था, तो न्यूटन की जगह में लिख दिया किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नीचे मीटर स्क्वायर था ही आप लोगों का। तो अगर मैं पूछूं प्रेशर का मात्रक और क्या हो सकता है, आप लोग बोलोगे किलोग्राम बट्टे मीटर सेकंड स्क्वायर, या फिर आप लोग किस लिख सकते हो, किलोग्राम इंटू मीटर की पावर -1 सेकंड की पावर -2। क्लियर है क्या, ठीक है, चले आगे। ठीक है दोस्तों, कई बार आप लोग सुनते हो प्रेशर है 100 पास्कल 1000 पास्कल, तो यार उसका मतलब क्या, देखो, या किलो पास्कल आपने सुना होगा, किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3, तो किलो पास्कल का मतलब होता है 10 की पावर 3 पास्कल, या फिर 1000 पास्कल। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज मत हो जाना, आप सोचो रहे किलो पास्कल क्या आ गया सर। ओके, चलिए अब आप लोग मुझे बताइए एयर और वाटर प्रेशर के बारे में सुना है क्या, एयर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर सुना है। दोस्तों आप मुझे बताइए हमारी पृथ्वी के ऊपर क्या है, एयर है, तो एयर भी तो कोई ना कोई फोर्स लगाती होगी, और फोर्स बट्टे एरिया को ही हम लोग प्रेशर बोलते हैं। तो कुल मिला के मैं बोल सकता हूं क्या, यार ये एयर का भी तो कुछ ना कुछ प्रेशर होता होगा जो कि इस अर्थ पे लगता है क्या। अरे यार दोस्तों, ये हमारी जो पृथ्वी है इसके चारों ओर क्या है, वायु है ही नहीं है, तो वायु जो फोर्स लगाएगी, या मैं आप लोगों से पूछूं, देखो आप इधर जाके एक प्लेट रख दो, इधर एक प्लेट रख दो, इधर इस जगह एक प्लेट रख दो, तो यहां पर जो एयर होगी इस पे फोर्स लगाएगी, तो उस फोर्स बट्टे एरिया क्या हो जाएगा, यहां पर प्रेशर हो जाएगा। दोस्तों कहीं पर और प्लेट जाकर रख दोगे, वहां पर भी प्रेशर होगा, तो प्रेशर होगा ही यार, है ना। हो सकता है दोस्तों यहां पर ज्यादा हो, ऊपर जाते जाते कम हो, क्यों कम होगा, क्योंकि वहां पर एयर इतनी ज्यादा नहीं है, तो एयर जब ज्यादा नहीं होगी तो फोर्स भी कहां पर लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा ना। आ जाओ, तो आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, जितनी ज्यादा आप लोग ऊंचाई पे जाओगे एयर का मान कम होता जाएगा। अरे यार जैसे मान लो ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, तो यहां पर एयर ज्यादा, जैसे 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 ऊपर जाते जाओगे एयर कम होती जाएगी, तो एयर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। तो अगर माउंट एवरेस्ट की बात करें, जो सबसे ऊंचा पर्वत है जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है, वहां पर एयर प्रेशर बहुत कम है। एयर प्रेशर बहुत कम होने का मतलब है एयर बहुत कम है। और देखो कोई भी चीज हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर फ्लो होती है, तो अगर बाहर प्रेशर कम होगा तो क्या बाहर से चीजें अंदर आ पाएगी क्या, अंदर एयर जाएगी नहीं, एयर नहीं जाएगी तो इस एयर में जो ऑक्सीजन होगा वो भी नहीं जाएगा, आप लोगों को सांस लेने में तकलीफ आएगी। ठीक है क्या सर, पीडीएफ मिलेगी क्या, क्योंकि नोट तो नहीं कर पा रहा इतना फास्ट। हाँ दी बॉस, क्लास के बाद में आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई बात को। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ऊंचाई पे प्रेशर बहुत कम है, तो यार एयरप्लेन तो बहुत ऊंचाई पर उड़ता है, वहां पर भी प्रेशर कम होगा, तो प्रेशर कम होगा तो कोई भी चीज हाई प्रेशर से लो प्रेशर फ्लो होती है, यानी बाहर से अंदर नहीं आ पाएगी, बाहर से अंदर एयर नहीं आ पाएगी, तो उसमें ऑक्सीजन भी नहीं होगी, हम लोगों को दिक्कत हो जाएगी। तो बाहर वहां पर क्या रखता है, एयर प्रेशर मेंटेन रखते हैं अंदर, जिसकी वजह से बाहर से अंदर आप लोग की एयर जाती रहे, ऑक्सीजन जाती रहे, आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आए, आप लोग इजीली ब्रीथ कर पाए। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों वाटर प्रेशर की। देखो दोस्तों वाटर प्रेशर में आप लोगों को एक चीज समझना है, मुझे एक चीज बताओ आप, देखो इधर देखो, जैसे मान लेते हैं ये कंटेनर है, इसमें पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। एक तो आप लोग यहां पर नीचे जाके बैठ जाओ, एक आप लोग यहां पर जाके बैठो, आप पे प्रेशर ज्यादा कब आएगा, तो प्रेशर यहां पर ज्यादा आएगा, क्योंकि यहां पर आपके ऊपर देखो कितना सारा पानी है, कितने सारे पानी का फोर्स होगा, जबकि यहां पर केवल इतने से पानी का फोर्स होगा। तो जहां पर फोर्स ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा होगा ना, तो यहां पर प्रेशर ज्यादा होगा। तो आप लोग बोल सकते हो कि जब भी हम लोग गहराई में जाते हैं ना सर, प्रेशर का मान क्या होता है, बढ़ता है।
आपने ये चीज नोट भी करी होगी कि जैसे मान लो आपने कोई कंटेनर लिया, इसमें दो छेद कर दिए, एक यहां पर एक यहां पर। दोस्तों जैसे जैसे गहराई में जाओगे प्रेशर ज्यादा, यहां पर प्रेशर ज्यादा है तो ये ज्यादा दूरी तक जाएगा ना पानी, जबकि यहां पर प्रेशर कम है तो है ना ज्यादा दूरी तक नहीं जाएगा, बहुत कम दूरी तक ही जाएगा, केवल इतनी सी दूरी तक ही जा रहा है। ठीक है क्या? ठीक है, आ जाओ। अब होता क्या है, हमारी पृथ्वी जो होती है ना, इसके चारों ओर एयर है, वायु है। वायु पृथ्वी की सतह पे जो दाब लगाती है इसे आप लोग क्या बोलते हो? वायुमंडलीय दाब बोलते हो। इसको क्या बोलते हो? एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप लोग बोलते हो। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, ये मापने के लिए कोई डिवाइस है क्या? बिल्कुल दोस्तों, इसको मापने के लिए एक डिवाइस है जिसका नाम है बैरोमीटर। और अगर आप लोगों से पूछा जाए कि ये बैरोमीटर डिवाइस बनाई किसने थी, तो दोस्तों ये जो डिवाइस बनाई थी वो 1643 में बनाई गई थी। इवेंजेलिस्टा टॉरिसेली नाम के एक वैज्ञानिक ने ये वाली डिवाइस बनाई थी, तो इनका नाम भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, आ जाओ। अब बात करते हैं कि ये जो आप लोगों का बैरोमीटर है, जैसे आप मुझे एक चीज बताओ, देखो जैसे मान लो ये पृथ्वी है यार, कहीं पर एयर ज्यादा कहीं पर कम, मान लो बहुत आंधी तूफान चल रहा है तो एयर बहुत ज्यादा होगी आपके एरिया में, जब तो आंधी तूफान चल रहे हैं तो यार जो एयर प्रेशर होता है ना उसका मान आप लोगों का वेदर के साथ में चेंज होता रहता है। जैसे मैं आप लोगों को बोलूं कि अगर एयर का प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, मतलब हाई एयर बहुत यहीं पर टिकी हुई है, क्लियर है क्या, कहीं पर जा नहीं रही है, ऐसा तूफान वगैरह नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या बोलूंगा, मौसम साफ है। अगर एयर प्रेशर बहुत ज्यादा है, बैरोमीटर की रीडिंग बहुत ज्यादा है, बैरोमीटर की रीडिंग ज्यादा होने का मतलब एयर प्रेशर बहुत ज्यादा, एटमॉस्फेयर प्रेशर बहुत ज्यादा। ठीक है, अगर दोस्तों लो प्रेशर होगा तो क्या होगा? लो प्रेशर का मतलब एयर इधर फोर्स लगा ही नहीं रही, प्रेशर लगा ही नहीं रही, यानी एयर है ही नहीं, बार बार आगे जा रही है आगे जा रही है, तो यानी एयर आगे जा रही है आगे जा रही है। तो जब एयर आप लोगों की जाएगी तो क्या बनेगी, है ना, थोड़ा सा तूफान सा आएगा, आंधी चलेगी, ठीक है, क्लाउड आप लोगों के बनेंगे और वर्षा होगी। तो ये आप लोगों का क्या था? फोर्स एंड प्रेशर था। दोस्तों इसके जस्ट बाद में आप लोग प्लीज इसका क्या कर लीजिएगा? टेस्ट अटेंड कर लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर जो अपना होगा वो होगा ग्रेविटेशन वाला, और उसमें हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर लीजिए और प्ले स्टोर पे अपनी रेटिंग दे दीजिएगा कि भैया बढ़िया कंटेंट है, आप सबको बताइए इसके बारे में। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।